Hello, welcome back. My name is Prachi Soni. I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. In this series, we are currently studying chapter number 7, that is your mineral and energy resources. So all these last 6 chapters have already been completed. You can go through the videos if you wish to. And in this chapter, we have already discussed the metallic minerals, non-metallic minerals. Then we talked about energy resources, which includes coal, petroleum, natural gas. In the last class, we talked about nuclear energy, solar energy, wind energy, tidal energy. Today, we would be talking about geothermal energy, hydel energy, bioenergy, and how and why should we conserve these energy or mineral resources. So let's start with geothermal energy first. When the magma from the interior of earth, जो हमें ये पता है कि जो अर्थ का लेयर है उसमें क्या है, क्रस्ट, मैंटल और कोर. तो जो मैंटल वाला पोर्शन है उसका जो अपर पोर्शन है यानी कि जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, उसमें एक लिक्विड, वो कौन से स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में, और उसमें क्या है, आपका मैंटल है. क्या है, मैंटल. जो आपके वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं उन वॉल्केनोज में से जो लिक्विड बाहर आता है वो क्या है, आपका लावा है. अंदर है मैग्मा, बाहर आ गया लावा है. तो जो मैग्मा आता है अर्थ के इंटीरियर से वो सरफेस पे आके फैल जाता है. ट्रिमेंडस कम्स आउट ऑन द सरफेस, ट्रिमेंडस हीट इज रिलीज्ड. और इसी के साथ साथ जब ये बाहर आता है तो इसी के साथ साथ ट्रिमेंडस हीट यानी कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी में हीट रिलीज होती है. ये जो हीट एनर्जी होती है आप इसको बहुत सक्सेसफुली टैप कर सकते हो यानी कि यूज़ कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो. यानी कि जब ये लावा बाहर आया है इससे जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उसको आप टैप कर सकते हो और उसको इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हॉट वाटर है दैट गशेज आउट थ्रू द गीजर वेल्स इज ऑल्सो यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी. इसके अलावा आपने सुना होगा मणिकरण है और कहीं कहीं जगहों में क्या है ना, ज़मीन से गर्म पानी निकल रहा है. इनको हम हॉट वाटर या गीज़र वेल्स भी बोलते हैं. नेचुरली गर्म पानी है, वहाँ पे किसी ने पानी की रॉड नहीं लगा रखी है, वो नेचुरली गर्म है वो पानी. तो इन जगहों पे भी ये जो हॉट वाटर है इससे भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हॉट वाटर है वो गीज़र वेल से भी आता है. इसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी. मतलब कि अर्थ के अंदर की गर्मी को जब आप यूज़ करते हो, जियोथर्मल यानी कि अर्थ के अंदर की हीट को, टेम्परेचर को यूज़ करके जो आप एनर्जी जनरेट करते हो उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं, जिसमें हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है. दिस एनर्जी इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द की एनर्जी सोर्सेज विच कैन बी डेवलप्ड एज एन ऑल्टरनेट सोर्स. ये बोल रहे हैं. और ये जो एनर्जी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है आज की डेट में और एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट सोर्स भी है एनर्जी के लिए. जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो गीजर्स होते हैं, इनको मेडिवल टाइम से, मेडिवल पीरियड से ही गर्म पानी, क्योंकि गर्म करने की टेक्नोलॉजी, हीटर्स, इलेक्ट्रिक रॉड, ये सब तो बहुत बाद में आया. आप ऑब्वियसली गैस पे रख के आँख से गर्म कर सकते हो, बट नेचुरली आपको ये हीटर्स, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ पानी अगर आपको गर्म करना है तो इन सब चीज़ों की टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो इसीलिए ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते थे, गीजर्स होते थे, इनको यूज़ किया जाता है मिडिवल टाइम से ही. इंडिया में जो जियोथर्मल एनर्जी का प्लांट है वो आज की डेट में अभी बस हमने मणिकरण हिमाचल प्रदेश में लगाया है. फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू अंडरग्राउंड हीट को टैप करने के लिए इडाहो करके जगह है यूएसए में, वहाँ पे किया गया था, जहाँ पे एक हॉट वाटर पाइप नेटवर्क को बिल्ड किया गया. आस पास में जो सराउंडिंग बिल्डिंग है वहाँ पे डायरेक्टली पानी पहुँचाया गया. ये प्लांट आज भी वहाँ पे वर्क कर रहा है. नेक्स्ट इज योर बायो एनर्जी. बायो एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ बायोलॉजिकल होगा, कुछ जानवर, प्लांट्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट होगी. तो बायो एनर्जी रेफर्स टू एनर्जी जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स से आपको मिले, जिसमें आपके एग्रीकल्चर रेसिड्यूज यानी कि आपने खेती कर ली तो आपको जो बीज थे वो तो मिल गए, जो बचे हुए घास फूस हो गई या फोडर जो कहता है, जो बची हुई ग्रास होती है वो एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाता है. म्यूनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये जितना भी वेस्ट है सारा बायो एनर्जी यूज़ करी जाती है. एक ये सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है. एनर्जी कन्वर्जन यानी कि आपने वेस्ट मटेरियल से एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आप फिर इस जो एनर्जी आपके बायो एनर्जी से निकल रही है आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी में भी, गैस भी, आप कुकिंग के लिए कुछ भी लगा सकते हो.
इट विल ऑल्सो प्रोसेस दी वेस्ट एंड दी गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। तो इसके साथ बायो एनर्जी में मल्टीपल चीज़ हो जाती है, आपको एनर्जी भी मिल जाती है और जो वेस्ट है, जो गंदगी है, जो कचरा है, वो भी आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, वो आप यूज़ भी कर लेते हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से जो रूरल लाइफ्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत हद तक लो हो जाएगा, गार्बेज भी बच जाएगा और गैस भी आप नेचुरल जनरेट कर लोगे। सेल्फ रिलायंस, आपको किसी और कंट्री पे, किसी और जो चीज़ों पे और प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। फ्यूल, वुड, लकड़ी पे जो प्रेशर है, लकड़ियाँ काट देते हैं, पेड़ काट देते हैं, वो भी कम हो जाएगा। सच प्रोजेक्ट म्यूनिसिपल वेस्ट का आज की डेट में ओखला है जगह न्यू दिल्ली में। आप उस ओखला की जगह के आसपास से भी निकलोगे तो इट स्टिंक्स वेरी बैड, बहुत गंदी बदबू आती है वहाँ पे। इट इज़ बिकॉज वहाँ पे ये प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके गैस एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ योर बायो एनर्जी। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से आप जो कंपोस्ट एक पिट बनाओगे, आप उसमें आप जो भी आपका वेस्ट होता है, जो सब नहीं, प्लास्टिक वगैरह नहीं, वो वेस्ट जो आप जैसे रिसाइकिल हो सकता है, जैसे कि आपका फूड का वेस्ट हो गया जो कि डीकम्पोज हो सकता है, डीकम्पोजेबल वेस्ट को आप उसमें डाल देते हो, काफ़ी टाइम तक आप उसको वहाँ पे रहने देते हो, सड़ने देते हो, उसमें आप साथ में कीड़े मकोड़े डाल देते हो ताकि वो आपके वेस्ट को जल्दी से जल्दी कंपोस्ट कर लें, प्रोसेस कर दें। उस प्रोसेस को जब वो खा लेते हैं तब वो गैसेस रिलीज करते हैं, जानवर गैसेस रिलीज करते हैं। वो गैसेस वहीं पे जो आपने कंपोस्ट पिट बनाया है, बड़ा सा गड्ढा बनाया है, उसमें आपकी वो गैसेस ट्रैप हो जाती हैं। फिर वहीं से आप एक पाइप लगा देते हो जो कि आपके किचन में या जहाँ भी आपको गैस की ज़रूरत है वहाँ से कनेक्ट होती है और वो गैस आपको वहाँ पे मिलती है। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट हाँ, फर्स्ट सेटअप, ये जितनी भी हमने एनर्जी रिसोर्सेज पढ़े हैं ये एक बार लग जाएं उसके बाद महंगे नहीं होते हैं, बट पहली बारी के लिए इनको सेटअप करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। दूसरी चीज़, एक तो इसमें पहली प्रॉब्लम है आपको पूरा सेटअप गड्ढा वड्ढा खोदना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको वेस्ट सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आप जब भी वेस्ट जनरेट कर रहे हो आपको ऐसे ये सोच समझ के वेस्ट जनरेट आप कौन सा कचरा कहाँ डालोगे, कौन सा वेस्ट ऐसा है जो कि कंपोस्ट पिट में नहीं जा सकता है, तो ये सेग्रीगेशन भी आपको इंडिविजुअल लेवल से करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक जो चीज़ आपके में नहीं दी गई है वो है डैम्स से जो एनर्जी निकलती है, जिसको हम हाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम हाइडल एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, डैम्स के थ्रू जो हमको एनर्जी मिलती है। तो मैं इसको बहुत ब्रीफ में समझाऊंगी, आपकी बुक का, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो हाइडल पावर एनर्जी क्या होती है? एक नदी मस्त बह रही थी, आपने क्या किया, वहाँ पे एक बराज बना दिया, एक स्टैंड सा कुछ भी, आपने स्टॉपेज बना दिया जिसको डैम बोला जाता है। डैम उसके पीछे की नदी को नहीं बोला जाता, उसके आगे के खाली एरिया को नहीं बोला जाता, डैम बोला जाता है वो जो नदी पे आपने बैरिकेड लगा दिया है, इसको आप डैम। अब ये जो डैम्स हैं इंडिया में, बहुत सारे डैम्स हैं, कम से कम 400-500 डैम्स हैं इंडिया में, छोटे बड़े बहुत सारे डैम्स हैं। जो पहला आपका डैम बना था वो 1897 में तीस्ता रिवर है, दार्जिलिंग सिक्किम में, वहाँ पे बनाया गया था। फिर 1902 में सेकेंड डैम आपका शिवा सुंदरम डैम बना था। टोटल अगर हम हाइडल एनर्जी देखें तो हम टोटल हाइडल एनर्जी से आपकी करीब 1,45,320 मेगावाट एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट हम सिर्फ 45,400 मेगावाट ही जनरेट करते हैं। पहले आप समझिए कि यहाँ से एनर्जी जनरेट कैसे होती है, कि ऐसा क्या करते हैं ये डैम्स जिससे एनर्जी जनरेट होती है। लेट अस, ये आपने बैरिकेड बना दिया, ये पीछे आपने पानी को रोक दिया, पानी एक लेवल के बाद बहुत ऊंचा जा गया। अब आपने क्या किया, आपने इस जगह पे टरबाइन्स फिट कर दिए। क्या फिट कर दिया? मान लो ये 4 टरबाइन्स हैं। अब क्या होगा, जब यहाँ से आप पानी को धीरे धीरे, बहुत सारा नहीं छोड़ते हैं, धीरे धीरे करके पानी को छोड़ोगे तो क्या होगा, ये टरबाइन मूव करेंगे, पानी यहाँ से जाएगा, ये टरबाइन मूव करेंगे और यही डैम के पास में ही एक इलेक्ट्रिक स्टेशन, सब स्टेशन सा लगा दिया जाता है जो कि इस टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? डैम लगा होता है, उसमें टरबाइंस मूव होते हैं, टरबाइंस एनर्जी जनरेट करते हैं, वो एनर्जी जाके आपको इलेक्ट्रिक में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी वाले उसको ट्रांसफॉर्मर्स से आपके घरों में पहुंचाते हैं। सो बहुत 4-5 तरह के आपके डैम्स होते हैं, माइक्रो डैम्स, मिनी डैम्स, स्मॉल डैम्स, मेगा डैम्स, लार्ज डैम्स। जो माइक्रो डैम्स होते हैं वो आपके 100 किलोवाट से कम की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मिनी डैम्स जो होते हैं वो 101 किलोवाट से 2 मेगावाट्स के अलग अलग है। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। ये आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसको आप, डैम है, डैम आपने बिल्डिंग ही तो बनाई है, इसको ये रिन्यूएबल है। बट एक प्रॉब्लम डैम्स के साथ, कुछ
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ एडवांटेजेस क्या हैं कि एक तो आपको बिजली मिल रही है, आपको कोल, पेट्रोलियम, गैस कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो आसानी से बिजली मिल रही है। दूसरा, यहाँ से जो पानी है, आपने इतना टाइम से पानी रोका हुआ है तो आप इरिगेशन के लिए भी ले जा सकते हो। तीसरा, इससे फ्लड कंट्रोल हो सकता है। ये जो फ्लड है, ये फ्लड इससे कंट्रोल भी होता है और इसके वजह से कारण भी बन जाता है। यानी कि ये जो फ्लड है, ये दोनों चीज़ें, फ्लड कंट्रोल कैसे, एक नदी है जो बहुत सारा पानी लेके जाती है और हर बार अपने आसपास फ्लड करती है, आपने उसमें एक डैम लगा दिया, अब वो पानी पीछे ही रुक गया, उसकी वजह से आगे वाले एरियाज में डैम नहीं होगा। पर दूसरा डिसएडवांटेज कैसे है ये फ्लड, कि भाई उसमें इतना ज़्यादा पानी आ गया एक बार कि वो जो डैम था कितना पानी सहन कर लेगा। एक ये डैम यहाँ लगा है, यहाँ से पानी आ रहा है, पानी का प्रेशर कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली है, तो जनरली क्या होता है, बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने की वजह से ये डैम्स गिर जाते हैं। और जब ये डैम्स गिर जाते हैं तो ये जिस डिग्री का फ्लड लाते हैं, नॉर्मली भी उतना फ्लड नहीं आता है, बट इन डैम्स के गिरने की वजह से बहुत मेजर एक्सट्रीम फ्लड्स की सिचुएशन हो जाती है। फ्लड्स हैं, वाटर शॉर्टेज हो जाए कहीं तो आप इन डैम से पानी ले जा सकते हो। डेब्री कंट्रोल यानी कि मलबा वगैरह को कंट्रोल किया जा सकता है। नेविगेशन के लिए हेल्प करते हैं डैम्स। और तो और हमारी कंट्री में जो डैम्स हैं उनको रिक्रिएशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें वाटर स्पोर्ट्स, आपको पार्टी करना तो आप साइड में डैम के, तो डैम्स को रिक्रिएशन के लिए भी, रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए भी हमारे इंडिया में, कंट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं। डिसएडवांटेज वही है, अर्थक्वेक आते हैं डैम्स की वजह से, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। डैम्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। अभी ये जो डैम्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं, आपने क्या किया, ये डैम है, यहाँ पे इतने लेवल तक पानी है, पानी का प्रेशर, कौन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ओशंस की कॉन्टिनेंट, कौन भारी होता है, यस ओशंस भारी होता है। ओशन ज़्यादा भारी होते हैं, पानी की डेंसिटी की वजह से क्या होता है, यहाँ तो पानी है, यहाँ एयर है, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो बहुत ओवर प्रेशर पड़ने की वजह से डैम्स में से आपकी बहुत प्रेशर डालते हैं ज़मीन पे, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। जो कोयना डैम है आपका, वो पहला ऐसा डैम था जिसमें डैम के कारण आपका अर्थक्वेक आ गया था। कोयना डैम, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, कोयना नदी है, उसी पे कोयना डैम बना हुआ है, तो वहाँ पे आपका ये डैम पड़ता है। जनरली जो डैम्स हैं, इनके जो पीछे वाली जो होती है ना, जहाँ पे जैसे ये डैम है, इसके पीछे जो यहाँ पे पानी है, उसको रिजर्वायर बोल दिया जाता है, या फिर लेक, आर्टिफिशियल लेक बोल सकते हो, रिजर्वायर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर ये आपके, ये बहुत से ऐसे डैम्स हैं जो आपके बाउंड्रीज पे भी हैं। और इंडिया का जो हाईएस्ट डैम है, यानी कि सबसे ऊंचा जो बना हुआ है, वो टिहरी डैम है, और सबसे बड़ा प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी उसी की है। ऐसे आपको बहुत सारे फैक्ट्स हैं। डिसएडवांटेज अर्थक्वेक हो गया, अब पानी इतने टाइम से रुका हुआ है, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, CH4, मीथेन जैसी। हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन होती है, यानी कि जानवर वगैरह बहुत मर जाते हैं। फ्लड अगर टूट जाए तो फ्लड आ जाता है आपका। मिथाइल मरकरी होती है, एक तरीके का केमिकल है जो कि डैम्स में से बहुत, क्योंकि पानी स्टैंडिंग है, रुका हुआ है ना बहुत टाइम से वहाँ पे, तो उसकी वजह से मिथाइल मरकरी आपका एक एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, वो यहाँ से रिलीज होता है। सो इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव फॉर द इन्वायरमेंट। अब वे फॉरवर्ड क्या है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग वेरी ह्यूज डैम्स, आप छोटे छोटे डैम्स बनाओ, ताकि एनर्जी भी जनरेट हो जाए, लोकल लोगों को एनर्जी आसानी से मिल जाए, नीचे पानी का प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन भी ना आए, फ्लड जैसी सिचुएशन भी ना आए, और छोटे डैम्स होंगे तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा, तो आपकी केमिकल्स भी नहीं निकलेंगे। सो दैट वॉज इट अबाउट योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेट्स मूव ऑन टू कंजर्वेशन। अभी हमको ये जो मिनरल रिसोर्सेज हमने पढ़े, आयरन, मैंगनीज, इन सबको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो जो चैलेंज है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि आप इस तरीके से डेवलप करो कि आपके आगे आने वाली सारी पीढ़ियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उनको सामान, उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उनके लिए अवेलेबल हो। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ क्वेस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि आपकी इकोनॉमी भी डेवलप हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वायरमेंट को साइडलाइन कर दोगे, तो इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें साथ में ग्रो करनी चाहिए। Traditional methods of resource use result into generating enormous quantity of waste as well as create other environmental problems. तो जो हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रिसोर्स, यानी कि लोहा, कोल, पेट्रोलियम, ये जो हम यूज़ कर रहे थे, इनकी वजह से बहुत वेस्ट जनरेट होता है। कोल, आप जैसे कोल, कितना सारा पॉल्यूशन, बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है, और इन्वायरमेंट के लिए भी ये हार्मफुल होती है। हेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए।
रिसोर्सेज को कंजर्व करना एक बहुत ही अर्जेंट नीड है, यानी कि मतलब आप अभी नहीं करोगे, जैसे बोला जाता है कि अगर आपने अभी पेट्रोल को यूज़ करना कंट्रोल नहीं किया तो नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर अंदर आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा. सो पॉसिबली व्हेन यू विल टर्न 60-70 आपके पास कोल नहीं होगा, तो इट्स बेटर, पेट्रोल नहीं होगा, इट्स बेटर आप उसको सेव कर लें. जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं आपके, जैसे कि सोलर, विंड, वेव, जियोथर्मल, ये सारे इनएग्जॉस्टेबल हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इनका यूज़ करना चाहिए. इनको डेवलप करें, इनको और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें ताकि ये पुराने जो इतना जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उनको रिप्लेस कर सकें. मेटालिक मिनरल्स के यूज़ ऑफ स्क्रैप मेटल्स विल एनेबल रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स. स्क्रैप मेटल्स यानी कि आप क्या करते हो, आपको आयरन चाहिए, आपको लोहा चाहिए, तो आप क्या करते हो, आपने जितना उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि आपको लोहा चाहिए था, आपने इतना लोहा ले लिया, इसके साथ से जो बचा था वो आपने फेंक दिया, तो ये वो वेस्ट हो जाता है. तो जो बचे हुए मेटल्स हैं, जो स्क्रैप मेटल्स हैं, उनको भी आप यूज़ करो. यूज़ ऑफ स्क्रैप इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन मेटल, जैसे कि आपके कॉपर, लेड, जिंक, जहाँ पे इंडिया के रिजर्व्स बहुत मीगर हैं, बहुत कम हैं, तो आप यहाँ पे इन स्क्रैप मेटल्स को यूज़ कर सकते हो. इनके भी सब्सटीट्यूट हैं, जैसे कि स्कार्स में जो कम मेटल्स ऐसे हैं जिनकी अवेलेबिलिटी बहुत नहीं है, तो आप इनके सब्सटीट्यूट ढूंढो कि इनको आप किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो. जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास इतना आयरन नहीं था कि हम आयरन के बर्तन बना सकें, और बर्तन बना लेंगे तो वो जंग वगैरह, पानी बहुत कंटिन्यूस पानी से जंग वगैरह भी लग जाती है, तो हमने उससे मिलके एक अलॉय बना लिया, स्टील, जो बहुत सारे मेटल्स को मिलके बना रहे हैं, तो बहुत सारा, एक मेटल भी बहुत सारा नहीं लग रहा है, तो दिस इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव. फिर हमने आजकल आप देखते हो चाइना वेयर जो पीईटी मटेरियल के होते हैं, ये भी, अब ये प्लास्टिक का अलग ही डिबेट है आपका. सो यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स फॉर स्कार्स मेटल्स में ऑल्सो रिड्यूस देयर कंजम्पशन. अगर आप जो सब्सटीट्यूट्स को यूज़ करोगे स्कार्स मेटल्स के लिए, वो भी अच्छा है. एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड स्कार्स मिनरल्स मस्ट बी रिड्यूस, यानी कि आपके पास खुद कमी है, आप उनको बाहर भेज रहे हो, बाहर भेजने की जगह आप खुद प्रोड्यूस करो. खुद प्रोड्यूस करोगे तो जो क्या हो रहा है ना, आपने रॉ मटेरियल्स बाहर भेज देते हो और उनसे आप फिनिश प्रोडक्ट्स खरीदते हो. अभी आपने लोहा भेज दिया यूएसए में, वही उसी लोहे की मशीन बना के, आपने लोहा बेचा था 100 रुपये में, उसी लोहे की मशीन बना के वो आपको 1 लाख रुपए की बेचते हैं. आप वही लोहा मशीन खुद बना लेते तो कितनी सस्ती पड़ती कि नहीं पड़ती रॉ मटेरियल. सो वही प्रॉब्लम है, आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करना बंद करिए और खुद प्रोड्यूस करिए ताकि लंबे समय तक आपके पास वो चीज़ें एग्जिस्ट कर सकें. दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में, बहुत सारे मैप्स भी हैं. यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने मैप्स कवर नहीं करे हैं, बट आफ्टर वी कंप्लीट दिस बुक, मैं पूरे बुक में जितने भी मैप्स हैं उनके लिए अलग से 4-5 वीडियोज़ का सीरीज़ ले आऊँगी ताकि आपके सारे मैप्स एक साथ ही प्रिपेयर हो जाएँ. From tomorrow we would be starting with the manufacturing industries. This is also इसमें भी काफ़ी सारे factual चीज़ें होंगी, but I would try to make it interesting for you. If you like the session, please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box. Thank you and have a nice day.